ऐसे में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसने लगभग 37 के करीब सीटें हासिल की है। हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के महासचिव और मुजफ्फरनगर से केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को हराने वाले सांसद नवनिर्वाचित सांसद हरेंद्र मलिक जी बैठे हुए हैं। इस बार देखने वाली बात यह है कि मोदी जी के 10 केंद्रीय मंत्री चुनाव हारे हैं, जिसमें एक संजीव बालियान है और संजीव बालियान को हराने वाले जो सांसद जी हैं वो हमारे साथ में बैठे हुए हैं। हरेंद्र जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? आपने एक केंद्रीय मंत्री को हराया है, मोदी जी के करीबी व्यक्ति को। नहीं, मैंने एक कैंडिडेट को हराया है जी। और कैंडिडेट को जो कोई जीतता है वो सबको हराते ही हैं दूसरों को। मैं चुनाव जीत गया हूँ, वो हार गई, इसमें क्या बात है? जनता का आशीर्वाद अब की बार मुझे मिल गया, मैं चुनाव जीत गया। पार्टी की आप पर एक बहुत अहम जिम्मेदारी है महासचिव। जैसे पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 37 के करीब सीटें हासिल की है, तो उसमें देखा जा रहा है कि आपका भी बहुत अहम योगदान रहा है। जो सोशल मीडिया पर हम पढ़ रहे हैं कि आपके नेतृत्व में वेस्ट यूपी में काफ़ी सारी सीटें निकली है, तो क्या किया आखिर ऐसा कि मतलब हमारी आपने झोली में डाल दी? हमारी पार्टी में अखिलेश यादव जी की नीतियों की जीत है जी। इस लोकसभा के चुनाव में, और जनता तुलना करती है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय जो सुविधाएं थी, जो काम हुए थे, सब नागरिकों को समान सम्मान मिलता था। धर्म जात के आधार पर कार्रवाई नहीं होती थी, बोली और लिबास के आधार पर कार्रवाई नहीं होती थी। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा बिजली घर, बिजली के कारखाने स्थापित करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। 108 और 112 की 100 नंबर की शुरुआत समाजवादी पार्टी ने की। नहीं तो हमारी बहनें जब तक 108 नहीं थी, दूरस्थ जगह प्रसव पीड़ा बर्दाश्त नहीं करती, दम तोड़ दिया करती थी कुछ जगह। तो वो सब काम इन्होंने किए। इन्होंने एक साफ सुथरा शासन दिया था। आज वो बातें नहीं हैं, तो लोग अखिलेश यादव जी की सरकार को याद करते हैं, उनके काम को याद करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, इसलिए 37 सीट जीते हैं। बीजेपी इस बार अयोध्या की सीट भी हार गई है और सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है कि बीजेपी का आईटी सेल जो अयोध्या के मतदाता है उनको नकली हिंदू कहकर जो है याद कर रहा है। देखिए, किसी को कोई सर्टिफिकेट देने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार बीजेपी के लोगों को कहाँ से दिया कि अयोध्या के सम्मानित नागरिकों को नकली और असली बतावे? ये तो गलत है, ये गलत परंपरा है। वो नागरिक हम अयोध्या के, उन्होंने जो निर्णय लिया ठीक समझा, वो निर्णय ले लिया। ये तो अगर कोई ऐसा कह रहा है तो गलत कह रहा है, मेरी जानकारी नहीं है। अगर कोई कह रहा है तो गलत कह रहा है। तो क्या राम मंदिर का जो मुद्दा था वो असर नहीं किया ज़मीन पे इस बार? अब राम मंदिर बन लिया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बना, सारे देश ने स्वीकार कर लिया, मुद्दा कहाँ रह गया? अब तो जिसे जाना हो राम मंदिर में पूजा करो, भगवान श्री राम के दर्शन करो, उनसे मांगो देश के कल्याण के लिए। आपको मुजफ्फरनगर की जनता ने सांसद बनाकर जो है पार्लियामेंट में भेजा है, तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके? सबसे पहले लोगों का सम्मान हो, जी, बहाल हो, दूसरे लोकतंत्र बहाल हो। ये तो हमारा काम रहेगा सबसे पहले। मतलब लोकतंत्र नहीं है? लोकतंत्र है कहाँ वर्तमान में? लोकतंत्र नहीं है। आप नगर पालिका के चुनाव में आपका हस्तक्षेप, पंचायत के चुनाव में आपका हस्तक्षेप, कोऑपरेटिव के चुनाव में आपके नॉमिनेशन, हर जगह आप हस्तक्षेप करेंगे तो लोकतंत्र कहाँ रह गया? प्रमुखी के चुनाव में आपका हस्तक्षेप नहीं। हम लोकतंत्र की स्थापना करेंगे, लोगों का सम्मान बहाल करेंगे। और जहाँ तक हमारी नीतियाँ बड़ी साफ है, हम सुशासन चाहते हैं। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, सुकून यानी कि शांति, और एक रोजगार, स्वरोजगार। यहाँ उद्योग धंधे जो हैं, इनसे जो वसूली हो रही है ये बंद हो और लोगों को सम्मान मिले। उद्योग और व्यापारी फले फूलेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। हम जीएसटी चोरों के खिलाफ हैं। जो उद्योगपति तनख्वाह मजदूर को कम देता उसके खिलाफ है, पर जो काम ठीक कर रहा है हम चाहते हैं उद्योग बढ़े। लेकिन मुजफ्फरनगर का उद्योग तो घटता हुआ दिखाई दे रहा, काफ़ी घट गया इन 10 सालों में, 2014 से अब तक। अब देखिए, सरिया मिल में वो छानस निकलता है करहा, उसे बेचने का अधिकार मिल मालिक को नहीं है।
वो वहाँ से बिकता है, वो रेट भी वही खोलते हैं और कौन लेगा उसे भी वही बताते हैं। माफिया खड़े कर दिए। पेपर मिल में जो वेस्टेज निकलती है उसका अधिकार बेचने का पेपर मिल वालों को नहीं है, उसे वही बेचते हैं। पॉल्यूशन के नाम पर हर पेपर मिल 2 लाख रुपए पर मंथ देता है। अब किसे देता है, करो जांच। और भाई 2 लाख रुपए पर मंथ देते हैं और उसके बावजूद चांदपुर मखियाली से लेकर के नरे तक लोगों को नेत्र रोग हो रहे हैं और कैंसर हो रहे हैं, क्योंकि एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन बेहद ज़्यादा है। तो हम अधिकारियों को कहेंगे इनसे बात करो, उद्योगपतियों से, इन्हें सम्मानपूर्वक बात करो, जो निदान हो वो बताओ, इन्हें कराओ। इन्हें सरकार से मदद होती है, सरकार से मदद कराओ। सरकार से मदद सब्सिडी की भी है, सरकार से मदद सस्ते ब्याज पे की भी है, इनका लोन करा दो। पर लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो। आप उद्योग धंधे बंद करोगे, व्यापार बंद करोगे। अब जीएसटी का इतने नोटिस आते हैं व्यापारी पर, क्यों आते हैं? तो उस पर भी हम कहेंगे। अच्छा, एक पहली मीटिंग जिस दिन होगी अधिकारियों की, उस दिन पता लगेगा कि आपने कोई एमपी चुना है। हम भूल जाएंगे किसने हमें वोट दिया, ये हो नहीं सकता। पर हाँ, ये जरूर भूल जाएंगे जिसने नहीं दिया, पर वो अगर मुजफ्फरनगर का नागरिक है तो उसकी वकालत करने का अधिकार भी मेरा ही है। मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के हर बासिंदे की मैं वकालत करूं, उसके हित की। तो हम करेंगे उस काम को। एज ए एमपी आप नए जो है एक सांसद बने हैं, मुजफ्फरनगर दंगे को आप किस तरह से याद करते हैं सांसद बनने के बाद? देखिए, नया तो मैं हूँ नहीं, वो राज्यसभा थे, लेकिन अभी नवनिर्वाचित राज्यसभा ने उससे पहले 4 बार यूपी की सदन में रह लिया मैं। जी, राज्यसभा में रह लिया। देखियो भाई, दंगा दुर्भाग्यपूर्ण था और दंगे में निरीह लोगों का, हमारे यहाँ दंगा नहीं हुआ था, हमारे यहाँ झगड़े कराए गए थे और झगड़ों में निरीह लोगों को घेर करके मारा गया था। चाहे हिंदू था चाहे मुसलमान था, नेता एक नहीं मरा, सारे गरीब लोग मरे। तो उन्हें मारा गया था, वो गलत था, वो काला अध्याय है, काला अध्याय है, उसे हम भूलना चाहते हैं। मुजफ्फरनगर के जो जिम्मेदार नागरिक है, जो यहाँ के मुसलमान हैं, जो पीड़ित उनको जो है कहा जा सकता है, उनका मानना है कि हरेंद्र मलिक जी को हमने सांसद बनाकर यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिमों के बीच की जो खाई थी उसको पाटने का काम किया है। तो आप भी क्या इस काम को करेंगे, पाटने का? क्योंकि खत्म होना चाहिए हमारे मुजफ्फरनगर को, पूरे देश भर का मीडिया। देखिए ऐसा है, ऐसा है, मैं बताना आपको 40-48 साल मुझे हो गए राजनीति करते हुए, और यहाँ का हर वो आदमी जो मजहबे इस्लाम को मानता है वो जानता है कि हरेंद्र मलिक सेकुलर आदमी है। वो ना हिंदू को उत्पीड़ित कर सकता, ना मुसलमान को उत्पीड़ित कर सकता। हम इंसानियत के पुजारी हैं। ना हम हिंदुत्व से नफरत करते, ना मुस्लिम से नफरत करते। हम नफरत करते हैं तो शैतान से करते हैं, हम पूजा करते हैं तो इंसान की करते हैं। और मेरा सौभाग्य है कि जब भी हम चुनाव लड़े हैं, माइनॉरिटी के लोगों ने ये जानते हुए भी कि मैं मेजॉरिटी का हूँ, बावजूद उसके मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। ना तो पंकज मलिक एमएलए होता, ना मैं एमपी होता, अगर माइनॉरिटी के लोग हम पर एतबार ना करते। सपोर्ट ही नहीं किया, एतबार किया, अपना चुनाव समझ करके चुनाव लड़ा। पर सवाल ये भी है, उसके लिए उनको गालियाँ भी खानी पड़ती है दूसरे कैंडिडेट की तरफ से। नहीं, वो गाली देखिए जिसका स्वभाव है वो तो देगा। पर यार देखो, जहाँ खाड़ा पार में मुझे एक तरफा वोट मिला, लद्दावाड़े में मिला, मल्लूपुरे में मिला, शेरनगर में मिला, वहीं मंडी में भी थोड़ा वोट मिला, गांधी कॉलोनी में वोट मिला, जहाँ दूसरे को कभी मिलता नहीं था किसी को। तो एतबार उन्होंने भी किया है, एतबार इन्होंने भी किया है। और हमारे जो लोग हैं, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मेरा मतदाता मेरे जीते जी परेशान नहीं होगा। वो सम्मान के साथ जिएगा, स्वाभिमान के साथ जिएगा। इसके लिए आपको पूरा शहर याद करता है। लेकिन मैं एक सवाल ये जानना चाहता हूँ आपसे कि एक यूनियन मिनिस्टर जिसके पास में पैसा था, जिसके पास में पुलिस फोर्स थी, जिसके पास में पूरी सरकार थी, प्रशासन था, उसके सामने चुनाव लड़ना आपके लिए जो है किन किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? उसके पास ही सही है, पैसा था, प्रशासन था। जी।
मेरे साथ समर्पित साथी थे। मेरे साथी शहादत दे सकते थे पर मेरा बूथ नहीं लूटने देते। ये बूथ मैनेजमेंट था पंकज मलिक और उनकी टीम का, और उसका सारा जो चुनाव का मैनेजमेंट था डॉक्टर ऋषिपाल राठी जी, सरहोई साहब, पंकज और पंकज की टीम, उनके कारण ये चुनाव ऐसा हुआ कि हर बूथ पर दरोगा खड़ा हुआ, लाल कार्ड दे दिए, काउंटिंग से पहले भी दे दिए, 107-16 के नोटिस भेज दिए कि आप एजेंट है ना जाइए। काउंटिंग एजेंट तक को रोकने का प्रयास किया। पर ये एक बात अच्छी थी, इसमें डिप्टी एसपी या ये इन्वॉल्व नहीं थे, एसपी एसएसपी, क्योंकि जब भी शिकायत होती थी तो ये फोर्स भेजते थे। तो इसका मतलब थानेदार खुद ही इन्वॉल्व था, और कई जगह तो सिपाहियों ने थानेदारों को रोका है कि गोली चल जाएगी पर वोट नहीं डालने दूंगा। गाड़ी भी सीज कर दी गई थी आपकी? हाँ, जो ये कर सकते हैं कि यार 1 घंटा मुझे आधा घंटा यहाँ लियो खड़े रहे, रिक्शे में चले आए फिर? हाँ मैं कह रहा, वो तो पंकज मलिक के साथ हुआ था। अरे यहाँ वो चुनाव के दिन यहाँ रोक कर खड़े हो गए, मुझे इस पर फक्कर साहब है ताकि मैं बूथ ना देख लूँ। इनका प्लान था 5 से 6 बजे तक मंडी में बूथ कैप्चर करेंगे। हमने कहा मंडी का व्यापारी हमारे साथ है, जो छोटा व्यापारी है, बूथ कैसे कैप्चर कैसे करने देगा। और मंडी में जो व्यापारी भाई थे वो हमारे साथ मुस्तैदी से खड़े रहे। गांधी कॉलोनी पंजाब भाई खड़े रहे, तो 50 से 55 के बीच पोल रुक गए, कोई बूथ कैप्चर नहीं हुआ। फर्जी वोट गए लीडरों ने 2-2 4-4, पर हमारे वालों ने रोका। अच्छा, आप सपा के जो है महासचिव है, बतौर महासचिव मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आपने बीजेपी को यूपी में पटक नहीं दे दी, तो क्या मोदी जी का दौर खत्म हो गया है? मोदी जी का दौर खत्म हो गया, अखिलेश यादव जी का दौर शुरू हो गया। अच्छा, अखिलेश जी का दौर? उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश जी को याद कर रही है। वो कह रहे हैं कि अखिलेश जी आपके बिना ये प्रदेश का भलाई नहीं, आपकी नीतियाँ ही भलाई की हैं, आप आइए और इसकी बागडोर संभालिए। अच्छा, कोई संदेश देना चाहते हो प्रदेश की जनता को, देश की जनता को, क्योंकि अगर इंडिया अलायंस की भी सरकार बनती है तो आपकी पार्टी की उसमें अहम जो है भागीदारी होगी, और अगर आप विपक्ष में भी बैठते हैं तो उसमें भी आपकी अहम भागीदारी होगी। देश भर के कमेरे एक हो जाओ, जाति धर्म को भूलो, क्षेत्र को भूलो, सब कमेरे एक होकर के लुटेरों के खिलाफ लड़ाई लड़ो, देश को आगे बढ़ाओ।